बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज की इस अहम वीडियो में मैं वो 5 निकात डिस्कस करने लगा हूँ आपके साथ कि जिसकी बदौलत आप समझ जाएंगे कि कप्तान और कंट्रोल टावर आप एक पेज पर नहीं रहे। कुछ वजूहात भी डिस्कस करूँगा ये 5 निकात में, और फिर उसके बाद मैंने आपके सामने वो कराइन भी डिस्कस करने हैं कि जिससे लग रहा है कि वाकई एक पेज पर नहीं रहे। और फिर मैं साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि जिससे अपोजिशन को अब कंफर्म हो गया है, अब तकरीबन उन्हें इस बात का यकीन हो गया है कि वो एक पेज पर नहीं रहे। ये आज मैं आपके सामने दलील के साथ, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये आपके सामने सब कुछ रखूंगा। सबसे पहली बात, मैं वजूहात पे आऊँगा कि जिससे कप्तान और कंट्रोल टावर एक पेज पर क्यों नहीं रहे। और इसके लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा कि जो सबसे पहले जब हुकूमत आई 25 जुलाई 2018 के इलेक्शंस के बाद, जब ये हुकूमत बनी, जिस तरीके से बनी वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता, वो हर किसी को पता है किस तरीके से बनी ये हुकूमत किस तरीके से ये इलेक्शन हुए, किस तरीके से इस इलेक्शंस पर सवालात उठे, किस तरीके से वो सब कुछ RTS बिठा दिया गया, पता नहीं क्या क्या, कैसे कैसे जी कि इनको एजेंट्स को निकाला गया, पोलिंग एजेंट्स को वगैरह। लेकिन अब चूंकि बहुत ही अहम निकात हैं, इस वजह से इस पे मैंने टाइम वेस्ट नहीं करना। सबसे पहली बात, आपको मालूम है कि जब ये हुकूमत आई तो जो लाने वाले थे वो ये कह रहे थे कि यूं हम जैसे ही हुक्म करेंगे हमें यूं करके एक्सटेंशन मिल जाएगी। अच्छा, वो एक्सटेंशन तो मिली, लेकिन उस एक्सटेंशन में फिर वो सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई। फिर उस एक्सटेंशन में पहले ये कहा जाता रहा, मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया है और ज़राए के ज़रिए से, और जनाब आपको भी मालूम है, आपने सुनी होंगी मेरी वीडियोस, कि जी पहले ये इस पे कि जी आप 1 साल की ले लें, फिर उसके बाद कहा गया कि नहीं जी फिर अगर 1 साल की देनी है तो ना ही दें। फिर उसके बाद जनाब बमुश्किल जो है ना, वो जब उसका नोटिफिकेशन हुआ तो वो भी बड़ा फाल्टी सा नोटिफिकेशन था, उसको वो फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया वो नोटिफिकेशन, और फिर वो वहाँ से एक नया फड्डा खड़ा हो गया। और वहाँ से जब नया फड्डा हुआ तो फिर उसके बाद अपोजिशन की तरफ, अपोजिशन की कोर्ट में जो है ना बाल आई, फिर अपोजिशन के साथ वहाँ से ताल्लुकात कुछ कंट्रोल टावर के बहाल होना शुरू हो गए। फिर अपोजिशन ने जब वोट दिया तो गो के तनकीद तो उन पर हुई, लेकिन अब खान साहब तो ऐसा नहीं चाहते थे कि ऐसा ही हो। तो बहरहाल वो वाली सूरत हाल, उस पर कुछ तलखी भी हुई, उस पर कुछ बदएतमादी भी हुई, उस पर कुछ बदगुमानी भी हुई, क्योंकि कंट्रोल टावर भी ये समझ रहा था कि कप्तान भी हमारे साथ कुछ डबल गेम कर रहा है। तो बहरहाल वो पहली वजह थी, समझ आ गई आपको। दूसरी वजह जनाब, जब 6 माह से 1 साल गुजरा तकरीबन, तो उसी दौरान तकरीबन जब 6 माह से 1 साल फिर 1.5 साल गुजरा, और फिर इस दौरान जनाब जनरल बाजवा साहब ने कर्जे लेकर भी दिए, सऊदी अरब से भी, चाइना से भी, कुछ और इधर उधर से भी, तो UAE से भी बहुत सारे कर्जे लेके दिए, जिसका जिक्र जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन ने असम्बली में भी किया था। आपको याद होगा, फ्लोर ऑफ द हाउस किया था कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए, जब वो मिसाक मईशत की भी बात कर रहे थे, उस वक्त भी किया था कि जनाब ये तो आपकी वजह से नहीं, ये तो जनरल बाजवा के मुंह था कि उनको कर्जे मिले वहाँ से, सऊदी अरब से, UAE से, चाइना से वगैरह वगैरह। लेकिन खैर उन्होंने कर्जे तो खैर लेके दिए, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा, हर किसी ने देखा कि कर्जे जनाब आते गए, कर्जे बढ़ते गए, कोई पता नहीं कि कर्जे किधर जा रहे हैं, उसका कोई लाहे अमल नहीं है, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। कर्जे भी बढ़ते गए, महंगाई भी आसमान पर, बेरोजगारी भी अरूज पर, फिर अपने वादों से यू टर्न शुरू हो गया। ये दूसरी वजह मैं बता रहा हूं, ठीक हो गया ना। मैंने 5 निकात अहम बताने हैं कि जिसकी वजह से कंट्रोल टावर और कप्तान नहीं रहे अब एक पेज पर। फिर वो सारा कुछ यू टर्न लेना, और फिर कप्तान साहब ने यह कहना शुरू कर दिया कि यू टर्न लेना तो गोया के सवाब का काम है, इससे तो अजीम लीडर बनता है, जब यू टर्न नहीं लिया जाता तो फलां, यानी यू टर्न ना लेने के उन्होंने नुकसानात गिनवाने शुरू कर दिए, हिटलर की बात शुरू कर दी, पता नहीं क्या क्या बातें उन्होंने शुरू कर दी, कह रहे कि यू टर्न लेना तो अजीम लीडरों का काम है, यानी यूं समझ लें कि उन्होंने कहा कि मैं यू टर्न ले रहा हूं तो अजीम लीडर बन गया हूं। फिर इसी दौरान जो है ना 6 माह के अंदर अंदर जो है ना तकरीबन वो असद उमर साहब को तब्दील कर लिया गया, और जनाब उसके बाद वो क्योंकि कुछ चल नहीं रहा था ना, IMF की तरफ जाना है नहीं जाना, जी जाना है आजकल नहीं जाना, इसी तजब्जब में, इसी कशमकश में
फिर वो असद उमर साहब को, जब असद उमर साहब तब्दील हुए तो लोगों ने कहा कि ये तो 8-10 साल से कंट्रोल टावर समेत सबने सोचा कि 8-10 साल से कप्तान इसी असद उमर साहब को एज अ पोस्टर बॉय बेच रहे थे कि जब कप्तान बैठे होते थे, यानी आज से 8 साल पहले पता कि कभी अगर कप्तान की हुकूमत आई तो वजीर आजम ये होंगे तो वजीर खजाना असद उमर साहब होंगे। तो मतलब इस हद तक जब जिस बंदे के बारे में कंफर्म था उसको भी तब्दील कर दिया गया, तो इसका मतलब यह है कि कुछ बन नहीं पा रहा। फिर मसला यह है कि हमने कंट्रोल टावर के बहुत ही अंदरूनी जराए से उन्होंने कहा भाई हम तो ये सोच रहे थे कि इनके पास टीम बड़ी अच्छी है, हम तो ये सोच रहे थे कि इनका तो होमवर्क कंप्लीट है, लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि होमवर्क तो छोड़ दीजिए, इनको तो कोई इन्होंने तो शुरुआत ही नहीं की थी, इनको तो कोई डायरेक्शन का भी पता नहीं था। अब देखो हमने इनके साथ इस तरह से कॉपरेशन किया, इनको कर्जे दिलवाए, इनको अंदरूनी तनकीद से बचाया, मीडिया की तनकीद से बचाया, हर किसी से इनको बचाया, इनको एक प्रोटेक्टिव सेल प्रोवाइड किया इनके इर्द गिर्द, फिर भी उसके बावजूद भी जो है ना ये कुछ नहीं कर पा रहे। असल में मसला क्या होता है? मसला ये होता है, ये मैं आपको बड़ी काम की बात बता रहा हूं, और जो वाकफान हाल हैं, जो अंदर की खबर रखते हैं, जो अंदर की खबर रखते हैं, उनको वो मेरे इस जुमले की और मेरी बात की जरूर तस्दीक करेंगे और तायीद करेंगे कि 1947 से लेकर यानी पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक यानी 2018 तक ये कंट्रोल टावर की पॉलिसी रही है कि कंट्रोल टावर अख्तियार तो लेता है, इल्जाम नहीं लेता। ये मसला होता है, ठीक हो गया ना। वो अख्तियार, वो कहता है हमारे पास अख्तियार हो, लेकिन इल्जाम जो है ना वो कहीं शिफ्ट हो जाए। अब हमेशा ही ऐसा होता रहा कि बहुत के इक्तदार किसी के पास, अख्तियार कंट्रोल टावर के पास, इक्तदार सिविलियंस के पास रहा है, तो अख्तियार उन दिनों भी एक तो 30-35 साल खुद कंट्रोल टावर खा गए ना, आमिर खा गए ना, लेकिन जब सिविलियन गवर्नमेंट्स भी होती थी तब भी हर किसी को पता है कि जो इक्तदार था वो सिविलियन गवर्नमेंट्स के पास, लेकिन जो असल वाला अख्तियार वो कंट्रोल टावर के पास। लेकिन जब इल्जाम आता महंगाई का, जब इल्जाम आता बेरोजगारी का, जब इल्जाम आता किसी और बात का, फॉरेन पॉलिसी का, किसी और चीज का, तो फिर वो सारे का सारा इल्जाम आ जाता था सिविलियन गवर्नमेंट्स पर, और सारे का सारा अख्तियार एंजॉय कर रहे होता था कंट्रोल टावर। अब की बार यह हुआ कि अब की बार अवामी सतह पर यानी निचली सतह पर ये आवाजें उठने लग गईं कि आलू, प्याज, टमाटर ये महंगे होते। जैसे ही हम लेने के लिए जाते थे किसी छाबड़ी वाले से, किसी रेडी वाले से, किसी दुकान वाले से, तो वो जब खान साहब को, कप्तान साहब को बुरा भला कहता तो साथ कंट्रोल टावर को भी जड़ देता 2-4 गालियां। अब कंट्रोल टावर पर तक भी ये बातें पहुंची। उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा गड़बड़, बड़ी अजीब सी गड़बड़ हो गई है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो अख्तियार तो चलो पहले से भी ज्यादा हमारे पास आ गया, लेकिन इल्जाम उससे भी ज्यादा आ गया कि यानी कि इल्जाम जो है वो खान साहब को कुछ भी कोई नहीं समझ रहा, वो सारे का सारा ये कह रहे हैं कि इन्हीं का सारा किया धरा है, इन्हीं का सारा मामला है, इन्होंने ही ये धांधली करके लाया, इन्होंने, यानी कि मुबैना तौर पे वो सारे के सारे इस तरीके से, ये ऐसी बातें हैं जो आप भी गवाही देंगे, आपको भी ये सुनने में मिली होंगी बाहर रोड पर, सड़क पे और दुकान पर, मार्केट्स में, मॉल में, किसी प्लाजे में, किसी जो पार्क में, हर जगह पर, और लोगों की डिस्कशन में, पॉलिटिकल डिस्कशन में, कहीं पर भी, इवन मीडिया पर कुछ भी हो। तो अब उन्होंने सोचा भाई यार ये तो बड़ा अजीबोगरीब। अब इन्होंने कहा था हमारी बड़ी तैयारी है, हमारा बड़ा होमवर्क है, वो होमवर्क तो है कोई नहीं, ये उल्टा मामलात हम पे आ रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं, ये तो बड़ा मुसीबत है, ये तो बड़ी गड़बड़ है। अच्छा, उसके बाद अब तीसरे नंबर पे आ जाएं कि कंट्रोल टावर और कप्तान क्यों नहीं रहे एक पेज पर। इख्तलाफात बयान कर रहा हूं ना, वो वाले ना, कि किस लिए, उसकी वजूहात क्या हैं, वजूहात क्या हैं। उसमें जनाब यह था कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा यानी मोर देन 60% पंजाब। जब वो पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के हवाले किया गया तो उस वक्त भी बहुत सारे इख्तलाफात थे। उस वक्त भी कंट्रोल टावर ने कहा, उस वक्त भी बाकी फोर्सेस ने कहा, उस वक्त भी पार्टी के, अब इनकी अपनी पार्टी के यानी पीटीआई की अपनी पार्टी के ज़ोमा ने, अपनी पार्टी वाले ने कहा कि ये क्या, यानी एक ऐसा बंदा जो कभी मिनिस्टर भी ना रहा हो, आपने उसे उठा के सीएम लगा दिया, वजीर आला लगा दिया, और सबसे बड़े सूबे का वजीर आला लगा दिया, ये क्या चक्कर। अच्छा, फिर चुप इस वजह से कर गए। खान साहब ने कहा नहीं जनाब ये तो आप देख लेना, ये तो वसीम अकरम प्लस साबित होगा।
अब वसीम अकरम प्लस क्या साबित होना था? उन्होंने तो फिर मसला यह है कि उनको तो जब कोरोना की ब्रीफिंग दी गई तो 1.5-2 घंटे की ब्रीफिंग के बाद उन्होंने ये कहा कि जी ये कोरोना काटता कैसे है। उन्होंने तो उनको तो वो ये नहीं पता था कि जनाब ये मोबाइल और ये एंड्रॉयड और ये इसका किस तरह से इस्तेमाल होता है। मैं तो मोबाइल को छेड़ता नहीं। ये तो सब कुछ रिकॉर्ड पे है ना, लोग लिख चुके हैं इसके बारे में ना। और तो बहुत से ज्यादा सादगी की हद। लोग कहते हैं कि वहां से वो मीटिंग से निकलते तो जरा कहते कि पीछे से कह के लग जाते, मतलब इस हद तक। और फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी चढ़ गई। फिर उसके बाद वो चौधरी सरवर साहब ने अपने दिखाने शुरू कर दिए कारनामे। फिर उसके बाद काफ लीग ने अपने दिखाने। तो एक वो कहा जा रहा था कि ये कोई 4-4, 5-5 लोग हैं जो 4-4, 5-5 वज़राए आला हैं एक तरह से प्रैक्टिकली, जो पंजाब को चला रहे हैं। चल फिर भी नहीं रहा था। फिर इस दौरान ना बहुत ही एक रिजेंटमेंट बहुत ही, और फिर उस तरीके से पंजाब सबसे बड़ा सूबा, वहां सेहत का भी निजाम गड़बड़ हो गया, तालीम का भी निजाम गड़बड़ हो गया। जो पहले, क्योंकि जाहिर है आपका अगर प्रीडिसेसर, अगर आप पहले वाला वजीर आला बहुत ही काम कर रहा हो, बहुत ही मुतहर्रिक हो, वो शहबाज शरीफ साहब थे। अब लोग एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि जब तब्दीली आ रही है तो फिर तो इससे बढ़ के होगा ना सब कुछ। वो तो उनकी की हुई चीजें भी, जो हॉस्पिटल्स में मुफ्त चीजें मिल रही थी, दवाइयां हो गया, लोगों को डायलिसिस की फैसिलिटी मुफ्त मिल रही थी, बाकी चीजें वो भी उन्होंने वापस लेने शुरू कर दी। जो हॉस्पिटल्स थे या एजुकेशन का निजाम था या रोजगार का सिलसिला था, सारा वो गड़बड़ होना शुरू हो गया। अब उसके बाद कंट्रोल टावर ने कहना शुरू कर दिया कि उस्मान बुज़दार को तब्दील करें। जब उस्मान बुज़दार यानी वसीम अकरम प्लस को तब्दीली, तो खान साहब यहां भी अड़ गए, यहां भी डट गए, क्योंकि वो बहुत सारे जराए बता रहे हैं कि जो वसीम अकरम प्लस साहब हैं वो बनी गाला एस्टेब्लिशमेंट की चिट्ठी हैं, और बनी गाला एस्टेब्लिशमेंट और असल वाली एस्टेब्लिशमेंट वो आपस में आ गई। खान साहब जो कप्तान साहब थे, उन्होंने उस एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ के बनीगाला एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया, और जनाब वसीम अकरम प्लस को कहा कि नहीं। मुझे एक बहुत ही अंदर के जराए ने बताया कि एक मीटिंग में यानी एडीसी भी बैठे हुए थे, तो तब भी खान साहब ने यही कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि जनरल बाजवा साहब को मसला क्या है उस्मान बुज़दार साहब से। फिर 1-2 इंटरव्यूज में भी कहा कि मैंने, जब वो उनका कोई मामला खुले इस तरीके से नैब से, तो उन्होंने इंटरव्यू में भी कह दिया खान साहब ने कि मैंने तो आईबी से पता करवाया है, मामला कुछ भी नहीं है, उस्मान बुज़दार साहब का कुछ भी मामला नहीं है। ऐसे ही उनको जो है ना फंसाने की कोशिश की जा रही। अब इससे फिर मामला बड़े खराब हुए। वो ये चाह रहे थे कंट्रोल टावर। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूं। बहुत सारे ऐसे एंकर्स जो दिन रात खान साहब की यानी बेरोजगारी, महंगाई, सब कुछ, कर्जे चढ़ने, सब कुछ की पुअर परफॉर्मेंस के बावजूद भी वो दिन रात गुन गाते हैं। वो भी कहते हैं, कामरान खान साहब की मिसाल देख लें, वो भी कहते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को रखने का फैसला ये गलत है। खुद कामरान खान साहब ने इमरान खान साहब से जब इंटरव्यू ले रहे थे, वो भी उस्मान बुज़दार साहब के फैसले पे उन्होंने तनकीद की थी, और उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल उनसे पंजाब नहीं चल रहा। ये आप देख सकते हैं उनका इंटरव्यू, ठीक है ना। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये लोग जो खान साहब के दिन रात तारीफें करते हैं, वो भी उस्मान बुज़दार साहब के मामले में उनके साथ नहीं थे। तो कोई तो वजह थी ना। उसकी वजह यही थी जनाब कि खान साहब तो रखना चाह रहे थे, लेकिन वो लोग जिनकी वजह से खान साहब की तारीफें कर रहे थे, वो उस्मान बुज़दार साहब से, वसीम अकरम प्लस से वो नालां थे, जिसकी वजह से सारे के सारे एंकर भी नालां थे कि उनको हटना चाहिए। लेकिन अभी तक कप्तान साहब डटे हुए हैं कि नहीं जी, होगा तो यही होगा। अब इस पे ये तीसरी वजह थी कि जो एक पेज पे नहीं रहे, और आज तक शदीद तरीन इस पे इख्तलाफात हैं जनाब। उसके बाद आ जाए जनाब, आगे आ गया कोरोना। फिर बीच में एक ये हुआ कि जनाब एक चीफ सेक्रेटरी वहां पे पंजाब में लगाया गया, और वो चीफ सेक्रेटरी थे जनाब कौन से, आजम सुलेमान साहब। ठीक हो गया ना। एक तो ये है ना आजम खान साहब, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ना, ये नहीं, आजम सुलेमान साहब। वो आजम सुलेमान साहब जनरल बाजवा साहब के मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान साहब थे। वो जनरल बाजवा साहब के बैचमेट थे। अच्छा, उनको, और फिर ये कहा गया कि जनाब वो चीफ सेक्रेटरी साहब मामलात चलाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। इस दौरान कोरोना की वबा आ गई। कोरोना की वबा में लॉकडाउन लगाने न लगाने पर शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए कप्तान में और कंट्रोल टावर में। इस दौरान जनाब कप्तान साहब एक दिन यानी ऐलान करते हैं कि हम नहीं लगाएंगे लॉकडाउन।
उससे 12 घंटे के अंदर अंदर लॉकडाउन लग जाता है और चीफ सेक्रेटरी साहब जनाब उसका वो निकाल देते हैं, सारा कुछ नोटिफिकेशन भी और सब कुछ। अब यहां से इख्तलाफात और भी बढ़ गए। फॉरेन मीडिया ने भी कहा, जिसका मैंने खुद भी भुगता, और फॉरेन मीडिया में जब मैंने ये वीडियोस की, फॉरेन मीडिया ने भी कहा कि कंट्रोल टावर ने कप्तान को खुद लाइन लगा दिया है। ठीक हो गया ना। अब उसमें आप खुद देख लें तो बहुत सारी चीजें की जी रिगार्डिंग कोरोना के हवाले से वो कह रहे थे कि नहीं लगेगा लॉकडाउन, और उन्होंने लगा दिया और पता भी नहीं चला। ठीक हो गया कि कैसे लगा। अब ये इख्तलाफात हुए। उसके बाद हुआ क्या कि वो जो मेजर रिटायर्ड आजम सलमान साहब चीफ सेक्रेटरी साहब थे, उनको उठा के जनाब कप्तान ने यूं फेंक दिया बाहर, चलो जी तुम तो हटो। अब इख्तलाफात की ये जो खलीज थी ये और भी गहरी हो गई जनाब। ये चौथा पॉइंट था कि जिसकी वजह से इख्तलाफात। अब पांचवें पॉइंट पे आए, फिर उसके बाद मैं कराइन पे आता हूं, उसके बाद मैं आसार पे आता हूं कि कैसे लग रहा है। ठीक हो गया ना। अपोजिशन। अब उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट पे आए। ये नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट कि नवाज शरीफ साहब का बाहर भिजवाना। अब कंट्रोल टावर ये कह रहा था कि जी नवाज शरीफ साहब जो अब हैं यहां पर, अब अगर कुछ उन्हें हो जाता है खुदा न खास्ता या उनकी बीमारी बढ़ जाती है, एक दूसरी बात यह है कि वो यहां होते हैं तो फिर कोई न कोई स्टेटमेंट, फिर मीडिया पहुंच जाता है हॉस्पिटल के बाहर, फिर वो सारा कुछ। तो आप अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो दें, आप अपने मामलात को ठीक करने पे तवज्जो दें, आप बेरोजगारी खत्म करने पे, आप महंगाई खत्म करने पे, आप कर्जों पर, आप इन चीजों पर तवज्जो दें। ये सारी कश्मकश लगी रहेगी तो ये सारा कुछ आप जो नहीं दे पाएंगे। लेकिन कप्तान साहब डट गए कि नहीं जी। खैर वो जिस तरह से भी हुआ, फिर उसके बाद वो यहां पे उनकी हालत खराब हो गई। फिर उसके बाद उनका जो है ना वो बेल हो गई। बेल के बाद उनका वो बांड भी लाहौर हाई कोर्ट ने खत्म किया। फिर जिस तरीके से भी इनको ECL से नाम हटाना पड़ा, नवाज शरीफ साहब तो बाहर चले गए। लेकिन खान साहब को सब्र नहीं था। उन्होंने चौथे दिन ही कहा कि कैसे सीढ़ियां चढ़ के जा रहे थे। उन्होंने कहा कि जी अपना निजी महफिलों में भी कहना शुरू कर दिया और जलसों ने भी कि हमने तो नहीं भेजा, उनके वज़रा ने भी कहना शुरू कर दिया। और तो और आपने सुना होगा शहजाद अकबर साहब से जब ये क्वेश्चन हुआ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये देखें, साथ साथ ये तो कहते रहे ना फवाद चौधरी साहब भी, बाकी लोग भी, कि जी उनकी दोबारा वो रिपोर्ट्स की वेरिफिकेशन होनी कि वो जाली तो नहीं थी, वो धोखा तो नहीं दिया। हालांकि खुद यास्मीन राशिद साहब कहती रही कि कोई जाली नहीं थी, सारी की सारी। उनके डॉक्टर्स कहते रहे कि चैलेंज कर लो। वो जो डॉक्टर ताहिर शमसी साहब थे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुझे बुला के चैलेंज कर लो कि मैं साबित कर सकता हूं कि उनकी रिपोर्ट्स असली थी। यास्मीन राशिद साहब कहती रही कि असली थी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद काबीना के अंदर भी बहुत गड़बड़ रही कि यार ये जो सारा कुछ सिलसिला है ये इस तरीके से, तो इसमें भी इख्तलाफात रहे। इसी तरीके से जो नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए तो फिर खान साहब, फिर वो महकमा, उन्होंने कहा शहजाद अकबर ने कि वो इनसे नवाज शरीफ साहब के बारे में जब क्वेश्चन हुआ, उन्होंने कहा कि ये महकमा ज़राअत से पूछें। तो तब भी आपको पता है कि वो महकमा ज़राअत, तो फिर आपको पता है कि किसकी तरफ इशारा था। इसी तरीके से जब वोडा साहब ने बूट दिखाया था काशिफ वासी साहब के प्रोग्राम में उठा के, उससे भी इख्तलाफात बढ़े क्योंकि अपोजिशन ने उस पर भी शिकवा किया था। बहरहाल नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने पर और फिर वज़रा ने भी कहना शुरू कर दिया कि हमने तो नहीं भेजा, जिन्होंने भेजा है तो उनसे पूछ लें। अब उनको पता चला भाई यार ये तो बिल्कुल ही इस तरीके से काम करते हैं कि ये तो अख्तियारात तो हो इल्जाम तो सारा हम पे धर देते हैं। तो फिर उससे भी इख्तलाफात ने एक जो है ना, इस दौरान जनाब ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब तकरीरें करने शुरू हो गए PDM के जलसों में, PDM के सरबराही इजलासों में। और सबसे पहली तकरीर उन्होंने गुजरावाला के जलसे में की, फिर रगड़ दिया, उन्होंने कोयटा में की, फिर रगड़ दिया। इसी तरीके से वो तकरीरें करते रहे। और अगर जैसे ही उन्होंने रगड़ा पिलाना शुरू किया तो कंट्रोल टावर मजीद भी बैकफुट पे आया। भाई बात यह है कि जो लोग कह रहे हैं और जो कह रहे थे कि ये PDM के जलसे, PDM वालों ने बाद में उन्हें रोका भी सही, कोई थोड़ा बहुत उनका स्टाफ भी लगवाया, लेकिन इसमें जरा बराबर शक नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरीके का बयानिया दिया और वो जिस तरीके का बयानिया ग्रास रूट लेवल पे, निचली लेवल तक जिस तरीके से वो सरायत कर गया और जिस तरीके से एक बच्चे की जबान पे आया और जिस तरीके से वो कंट्रोल टावर को क्रिटिसिज्म, जिस तरीके से बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया और जिस तरीके से कंट्रोल टावर बैकफुट पे गया, पीछे हटने पे मजबूर हुआ, ये रोज रोशन की तरह वाज़ेह है। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। ये कोई इस पे डिबेट कर ले कि नवाज शरीफ साहब की वो तकरीरें कि जो नाम ले के नवाज शरीफ साहब ने रगड़ा पिलाया, रगड़ा निकाला, कंट्रोल टावर का रगड़ा लगाया,
आप यकीन कीजिए उससे कंट्रोल टावर, आप यकीन कीजिए हमें मैसेजेस आ जाते थे बहुत सारे ऐसे लोगों के, बहुत सारे निचले लेवल से कि नकवी साहब आप कहें कि नवाज शरीफ साहब, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कंट्रोल टावर के कुछ किरदारों को और बाकी पूरे की पूरी एस्टेब्लिशमेंट या पूरी की पूरी फौज को अलग करना शुरू कर दिया। मेरा मुराद ये नहीं थी, मेरी मुराद यानी कि बहुत हद तक। और फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने भी उनको समझाना शुरू किया, बिलावल साहब, ये सारी बातें अपनी जगह पर। लेकिन यह बात है कि उनका बयानिया सरायत किया निचली लेवल तक, और यह बात भी है कि इससे भी कंट्रोल टावर बहुत हद तक बैकफुट पे गया, बहुत हद तक पीछे हटने पे मजबूर हुआ, बहुत हद तक उनके अंदर अपना खुद एहतसाबी का अमल शुरू हुआ। क्योंकि देखें, जो फोर्स मुल्क के दिफा की जिम्मेदार होती है, जामिन होती है, अगर उस ऐसी फोर्स के खिलाफ या ऐसी फोर्स के बारे में यह तासुर गहरा होने लगे कि ये क्योंकि वो फोर्स तो स्टेट की होती है ना, वो फोर्स तो रियासत की होती है, लेकिन अगर उस फोर्स के बारे में यह तासुर गहरा होने लगे अवाम के दिलों में, अवाम के दिमाग में कि ये किसी एक की फेवर कर रही है, उससे वो अच्छा नहीं होता, उससे वो अच्छा तासुर नहीं जाता। ये तासुर जा रहा था, फिर खुद एहतसाबी का एक अमल जो है ना शुरू हो गया, फिर अंदर से एक क्रिटिसिज्म आना शुरू हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आइंदा के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है कि हम किसी एक को सपोर्ट करें, हम रियासत को सपोर्ट करें, हम हुकूमत के उन आईनी और कानूनी इकदाम की तो पैरवी करें, लेकिन ये न लगे कि जनाब एक तो मैंने आपको बताया ना कि एक तो वो सूरत हाल थी ना कि जनाब एक जो है ना फोन आ जाता था, एक एंकर इतनी सी बात करता था तो बालकान को फोन आ जाता था, और वो अब आजकल भी आता है, लेकिन आजकल थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो में आता है मीडिया में। तो अब उसके अलावा आप खुद देखें कि लोगों ने तो कप्तान साहब के लिए सोशल मीडिया को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। यहां पर भी जो है ना सहाफियों को किस तरीके से गायब किया गया और किस तरीके से उनकी हरासमेंट की गई, और जिस तरीके से मतलब इस हद तक हुआ, ये अंदर खुद तसाबी का अमल हुआ, और अंदर से ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया एक दूसरे को कि यार ये जो सिलसिला है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि अब जो तनकीद है वो बराह रास्त आ रही है, इससे वो जो बॉर्डर पे जो सोल्जर खड़ा है ना वो डिमोरलाइज हो रहा है, उसका हौसला पस्त हो रहा है। ये बहुत बड़ी बातें थी। तो नवाज शरीफ साहब की तकरीर का कुछ स्टॉप लगाया गया, देखते हैं कि लाहौर के जलसे में कैसी तकरीर होती है। अब उसके बाद अब आ जाए जरा कराइन पर। कराइन ये थे कि जब तलत साहब ने वो वीडियो की थी कि हम 2 बंदे भी नहीं आने देंगे ये इस्माइल रोड पर, तो फिर 2 बंदे किया, फिर तो 2 लाख बंदे आए, फिर तो हजारों की तादाद में बंदे आए, फिर तो गुजरांवाला जलसे में भी आए, फिर रोज रैलियां भी निकल रही हैं माल रोड पे। इससे पता चलता है ना आसार के कोई न्यूट्रलिटी का। इस दौरान जैसे ही नवाज शरीफ साहब ने रगड़ा निकाला, पैगाम गया कि जी वी आर न्यूट्रल, हम तो बिल्कुल न्यूट्रल हैं। समझ आ गई ना आपको ना, हमें ना रगड़ा जाए। तो फिर इसकी कुछ एहतराम भी किया गया। फिर कम से कम नवाज शरीफ साहब की तकरीरों में तो फिर उनको तो चले, वो तो स्टॉप हो गए, उन्होंने नहीं की 2-3 जलसों में तकरीरें या सरबराही इजलासों में, लेकिन मरियम साहबा के लहजे में भी बिलावल साहब और मौलाना बिलावल साहब तो पहले भी डायरेक्ट को हिट नहीं कर रहे थे, मौलाना साहब के लहजे में भी थोड़ी नरमी पैदा हुई, पीडीएम के रहनुमाओं के लहजे में थोड़ी सी नरमी पैदा हुई। भले वो पेशावर का जलसा हो, भले वो मुल्तान का जलसा हो, भले कोई और सरबराही इजलास हो वगैरह, फिर कंट्रोल टावर पर डायरेक्ट हिट नहीं की गई, उस तरीके से सख्त हाथ नहीं रखा गया, बल्कि थोड़ा सा हल्का हाथ रखा गया। बहुत सारे तजियाकार, तजिया निगार, बहुत सारे जानने वाले ये कह रहे थे कि इस तरीके। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा कि अब ये क्राइन बता रहा हूं, ये आसार बता रहा हूं, उस न्यूट्रलिटी का सबूत भी आया। उस न्यूट्रलिटी का, उस न्यूट्रल होने का, उस गैर जानिबदार होने का सबूत यह आया कि जब ये जलसे हुए, जब ये रैलियां हुई, तो हुकूमत की तरफ से तो पूरा जोर लगा दिया गया, हुकूमत की तरफ से तो अंत कर दिया गया कि जनाब कभी वो बट कढ़ाई वाले को पकड़ के और उनकी दुकान सील की गई, कभी पानी छोड़ा गया, कभी स्टॉल इस्तकबालिया कैंप लगाने वालों को पकड़ के अंदर किया गया, कभी क्या, इस तरीके से कभी पूरी की पूरी जमात पर जनाब मुकदमे गद्दारियों के हो गए, कभी क्या हो गया। तो इस तरीके से जो है ना वो सारा कुछ तो हुआ, लेकिन
हमने ये नहीं देखा कि कोई काले डाले नहीं आए कारकुनान को उठाने के लिए, कोई नामालूम अफराद नहीं आए, और ना ही अपोजिशन ने कहा कि कंट्रोल टावर हमारे बंदों को तंग कर रहा है, ना ही अपोजिशन ने कहा। और हुकूमती हलकों में तो ये रिजेंटमेंट थी, हुकूमती हलकों में तो ये मायूसी थी, हुकूमती हलके तो ये कह रहे थे, चाह रहे थे कि ये इस तरीके। इस दौरान ग्रैंड नेशनल डायलॉग की आवाजें आने लगी, इस दौरान की आवाजें आने लगी कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग तो होना चाहिए, ग्रैंड नेशनल डायलॉग तो वक्त की जरूरत है। इस दौरान ये आवाजें आने लगी जनाब, ये आवाजें आने लगी। इससे भी हुकूमती हलकों में खलबली मच गई कि ये हो क्या रहा है। इस दौरान जनाब इसी पर भी मैंने आपसे कहा ना कि इस पर भी ये आखिरी वो नुक्ता था कि जिससे बहुत ज्यादा इख्तलाफात बढ़े कि भाई हो आपसे कुछ नहीं रहा, बेरोजगारी आपसे खत्म नहीं हो रही, आप वसीम अकरम प्लस साहब को तब्दील नहीं कर रहे, पंजाब डूबा जा रहा है और कर्जे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और महंगाई आसमान पे जा रही है, हमारे पे भी इल्जाम आ रहा है, साथ अब लोग हम पे भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आप इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, आप उनके साथ बैठने को भी एनआरओ तस्वर कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें नहीं हो रही तो फिर वो पीछे हट गए, और जब वो पीछे हट गए तो फिर क्यू लीग अपने हिसाब से पर निकालने लगी, फिर एमक्यूएम अपने हिसाब से, फिर ये सारी चीजें। लेकिन आज के जलसे में अगर मैंने आपको एक बात बताऊं कि जितनी मुश्किल में हुकूमत है, आप यकीन कीजिए उतनी ही मुश्किल में पीडीएम और अपोजिशन है। क्यों? अगर ये अपोजिशन और पीडीएम अब एक क्रिस्टल क्लियर कैटेगोरिकल एक लाहे अमल नहीं देती तो फिर अवाम में बिल्कुल एक तजब्जब फैलेगा। वो कहेंगे कि अब ये क्या हो। अब एक अपोजिशन, अब पीडीएम, खास तौर पे नून लीग एक ऐसी स्टेज पे आके खड़ी हो गई है उनमें कि अब एक लाहे अमल देना पड़ेगा, अब पीछे हटने का। अब ये कंट्रोल टावर भी समझ गया है, अब ये हुकूमत भी समझ गई है। क्राइम में से आसार में एक और भी है, यही वजह है कि कंट्रोल टावर का पीछे हटना, कंट्रोल टावर और कप्तान का एक पेज पर न रहना, कि हुकूमत वाले अब मुज़ाकरात की मिन्नतें कर रहे हैं। अब चाहे वो वज़ीर आज़म साहब हों, चाहे वो वज़रा हों, अब वो मुज़ाकरात की मिन्नतें कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप फवाद चौधरी साहब के ट्वीट देख लें, आप बाकी वज़रा के बयानात देख लें, इवन वज़ीर आज़म साहब का देख लें कि जनाब मुज़ाकरात करने के लिए हम तैयार हैं। अब आप देखें कि वो मुज़ाकरात की, इसी वजह से मरियम नवाज साहब ने कहा, अब आप देखें मरियम नवाज साहब ने कहा कि ये कश्ती डूबने वाली है, अब सवारियों की जगह तब्दील करने से कुछ नहीं होगा। वो उन्होंने यही कहा ना कि खुदा ना खासा जब कश्ती डूबने लगती है कि जनाब हल्का बंदा इधर बिठा दो, भारी बंदा इधर बिठा दो, इस बंदे को उठा के इधर बिठा दो, इसको इधर। यानी ये अभी वो इशारा कर रही थी, ये जो रिसेंटली चेंजेस हुई हैं, शेख रशीद साहब को वजीर दाखिला और जनाब मौजूदा वजीर दाखिला को वो नारकोटिक्स का वजीर बनाया गया, और इसी तरीके से किसी को इधर उधर लगाया। तो कहें कि ये कश्ती जब डूबने लगे तो फिर वो जो है ना इसकी जगह तब्दील करने से कुछ नहीं होगा, अवाम के समंदर में ये हिचकोले खा रही है और ये डूब के रहेगी। तो अब बात ये है कि अब वो किस लाहे अमल का, इसी बात का कंफर्मेशन हो गई है अपोजिशन को भी, जिसका वो फायदा उठा रही है कि कंट्रोल टावर उस तरीके से मुदाखलत नहीं। भाई उनसे ज्यादा किसको पता होगा कि जिनके बंदे कभी गायब हो रहे हों, कभी किसी को फोन आ रहा हो। अब वो अपोजिशन वाले कहते हैं कि अब तो फोन नहीं आता, कि आप इधर चले जाओ, आप इधर चले जाओ, किसी एमएनए को नहीं आता, किसी सेनेटर को नहीं आता, किसी एमपीए को नहीं आता कि आप उधर हो जाओ, उधर हो जाओ, कोई नामालूम डाला हमारे बंदे उठाने नहीं आता। तो फिर ये उनके लिए हौसला अफजा बात है ना। तो उन्होंने तो खुद अपना शहबाज शरीफ साहब ने ये कंट्रोल टावर के बड़ों से यही कहा था कि आपसे हम ये नहीं कहते। और मोहम्मद जुबैर साहब की मुलाकात में भी, जब जनरल बाजवा साहब से उनकी मुलाकात हुई, अब तो वो रोज रोशन की तरह वाज़ेह हो गया, उन्होंने भी यही कहा था कि हम आपसे कोई रिलीफ मांगने नहीं आए, हम ये कहने आए हैं कि आप साइड पे हो जाएं, आप न्यूट्रल हो जाएं, फिर हम जाने, हमारा काम जाने। इसी वजह से तो कह रही हैं मरियम नवाज साहबा कि अब आर या पार होगा। उनको भी कंफर्म हो गया है कि कंट्रोल टावर थोड़ा साइड पे हो गया है। अब देखें क्या होता है, अब देखें कि किस इस्लाह अमल का किस तरीके से ऐलान होता है, कौन सा लाहे अमल कि ये जनाब जो होगा अपना क्या कहते हैं लॉन्ग मार्च, इस लॉन्ग मार्च का ऐलान होने जा रहा है। कब होगा, किस वक्त होगा, और वो लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ तो फिर आपको पता है उस दौरान बहुत सारी रैलियां भी, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं और बहुत सोर्सेज जो है ना बहुत ही अहम तरीन बातें आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।